हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 अक्टूबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि यूएन में चीन के खिलाफ प्रस्ताव से दूर रहा भारत, यानी कि उन्होंने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। तो चीन के विपक्ष में या चीन के या अमेरिका के फेवर में वोट देने की बात ही नहीं होती है। जैसे कि यूएनएचआरसी की बैठक हुई थी, और यूएनएचआरसी होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये 47 देशों का संगठन होता है जो विश्व में, यानी कि जो देश हैं उनमें मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है उसकी निगरानी करता है। इसकी सीटें आवंटित होती हैं, जैसे कि अफ्रीकी देश के लिए 13 सीटें आवंटित हैं, एशियाई प्रशांत देशों के लिए भी 13 सीटें आवंटित हैं। उसके बाद लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के लिए 8 सीटें आवंटित हैं, और पश्चिमी यूरोपियन और अन्य देशों के लिए 7 सीटें आवंटित हैं, और पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए 6 सीटें आवंटित हैं। यानी टोटल मिला के हो गया 47 सीटें आवंटित हैं। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये तो आपको यूएनएचआरसी के बारे में पता चल गया। अब ये न्यूज़ क्या है ये देख लीजिए। देखिए, चीन में एक उइगर मुसलमानों की जो स्थिति है वो वहाँ पर दयनीय हुई है, यानी कि उनकी हत्या की गई है, उन पर जानलेवा हमले किए गए हैं, उनका रहना मुश्किल कर दिया गया है। उसके बाद ये मामला यूएनएचआरसी में उठा, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उठा। उसके बाद इस पर प्रस्ताव लाया गया, और ये प्रस्ताव लाया गया अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा चीन पर, कि उस पर नकेल कसी जाए और उसको इस मामले में दबाया जाए। लेकिन भारत समेत यूक्रेन और 11 देश और ने इस मतदान में हिस्सा न लेकर चीन को परोक्ष रूप से मदद पहुंचाई है। परिषद के 16 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दूसरी बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका कोई प्रस्ताव लाया हो और वो अस्वीकृत हो गया हो। इसमें चीन को घेरने की पूरी संभावना थी, लेकिन ये नहीं हो सका। चीन गणराज्य ने 73वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पत्र लिखा है। हालांकि जो संबंध है वो मई 2020 से खराब हैं, लेकिन सैन्य वार्ता के द्वारा इसे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये अगर मान लिया जाए कि इस कार्रवाई से शायद चीन भारत के करीब आ सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में जब पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर प्रतिबंध लगाने की बात थी, तब चीन ने ही वीटो पावर का यूज करके पाकिस्तान को बचा लिया था। अब भारत ने यह फैसला क्यों लिया है ये समझ से परे है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखिए, थाईलैंड के पूर्व पुलिसकर्मी ने एक चाइल्ड डे केयर सेंटर में 37 लोगों को मार डाला। थाईलैंड का जो ये पुलिस जो कर्मी है उस पर ड्रग्स के इस्तेमाल का, यानी कि ड्रग्स को छुपाने का एक आरोप लगा था, जिससे ये सस्पेंड चल रहा था और इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही थी। ये अदालत से जब डे केयर किया तो उसको अपना बच्चा नहीं मिला, इसने फिर हमला कर दिया। इस हमले में उसने 2 से 5 साल के बच्चों को निशाना बनाया है और बेरहमी से चाकू गोद कर मार डाला है। नेक्स्ट न्यूज़ है, फ्रांस की एनी अर्नो को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। देखिए, यही हैं जीतने वाली एनी अर्नो। लेखिका एवं राजनीतिक कार्य है जो समाज की असमानताओं को लेकर हमारी आंखें खोलता है। इसलिए मैं शब्दों को उस चाकू की तरह प्रयोग करती हूं जो कल्पना के पदों को चीर कर सच सामने लाए। इस सोच और बेबाकी के साथ जीवन के सच को सामने रखने वाली फ्रांस की 82 वर्षीय लेखिका एनी अर्नो को इस साल का साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। नोबेल कमेटी के चेयरमैन एल्डन ओसलन ने अर्नो का नाम अनाउंस किया और ये पुरस्कार इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हालांकि जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें नोबेल के सभी क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भागीरथ प्रयास में
जहर घोल रहे गंगा किनारे के शहर। देखिए, नमामि गंगा जो परियोजना चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी टिप्पणी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी इसमें सफाई नहीं हो पा रही, कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसके किनारे बसे शहरों का प्रदूषित जल नदी में बहाया जा रहा है, जिससे बंगाल के शहरी नालों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है, जबकि झारखंड के शहरों का कोई नाला सीधे गंगा में नहीं गिरता है। बंगाल के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के कई शहरों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है, और ये सब बातें आई हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के दौरान गंगा के किनारे बसे कुल 91 शहरों की सफाई व्यवस्था को कुछ प्रमुख निर्धारित मानकों पर जांचा गया। इसमें बिहार के 17 शहरों के 86 घाटों, झारखंड के 2 शहरों और 3 घाटों, उत्तर प्रदेश के 20 शहरों के 162 घाटों, उत्तराखंड के 13, बंगाल के 39 शहर के 362 घाट शामिल किए गए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान कुल 46 शहरों के गंगा घाटों के पास नाला बहता हुआ पाया गया है, और वो इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, आय की गणना संभव तो न्यूनतम वेतन अधिसूचना की जरूरत नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना का तभी सहारा लिया जा सकता है जबकि सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की मासिक आय की गणना करने के लिए कोई तथ्य उपलब्ध ना हो। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस A.M. सुदेश की पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश को खारिज कर दिया और करनाल के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले को बहाल कर दिया। पीठ ने कहा कि मारे गए व्यक्ति को मासिक आय घटाने के लिए हाई कोर्ट द्वारा बताया गया कारण पूरी तरह रहस्यमयी और औचित्यहीन है। नेक्स्ट न्यूज है, पराली भंडार केंद्र बनाने की तैयारी, किसान पाएंगे कीमत। देखिए, पराली के जलने से दिल्ली और NCR के लोगों की फिर से सांस फूले, इससे पहले केंद्र सारे जरूरी बंदोबस्त करने में जुटा है जिससे पराली बिल्कुल भी ना जले। इसके तहत पराली को जलाने की जगह किसानों को अब 2 विकल्पों में से कोई एक चुनना होगा। पहला, पराली को खेत में ही नष्ट करना, दूसरा पराली को बेचकर कुछ आमदनी करना। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। साथ ही इसके प्रभावी अमल के लिए दिल्ली, पंजाब सहित दिल्ली NCR से सटे 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की एक बैठक 11 अक्टूबर को बुलाई गई है। इसमें इन विकल्पों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। अच्छा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि पराली जलाने से वाकई में प्रदूषण होता है, और अगर यही पराली किसान बेचेंगे सरकार को तो उनकी आमदनी भी होगी। PFI प्रतिबंध से संबंधित न्यायाधिकरण के प्रमुख बने जस्टिस दिनेश शर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे संबद्ध संगठनों पर प्रतिबंध से संबंधित UPA न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया गया है। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार जस्टिस शर्मा का UAPA न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल मूल सेवा तक जाएगा। नेक्स्ट पेज, बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं, उद्यमियों के लिए आसान होगा कामकाज। देखिए, सरकार बड़े पैमाने पर अपराध की श्रेणी वाले कई कारोबारी नियम बदलने जा रही है और उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर करने जा रही है। इसके लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसकी पुष्टि कुछ दिनों पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी की थी। अगर ऐसा होता है तो छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स को सरकारी बाबुओं से निपटने के लिए लाइजनिंग अधिकारी नहीं रखना होगा। अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाने में सैकड़ों ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है जिनकी अवहेलना पर उद्यमियों को जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए 100 से अधिक श्रमिकों वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाले उद्यमी सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली चूक से निपटने के लिए सालाना 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर लाइजनिंग अधिकारी रखते हैं ताकि उनकी यूनिट बिना किसी बाधा के चलती रहे। नेक्स्ट न्यूज है, दुनिया में बढ़ रही मंदी का जोखिम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि मंदी के जोखिम बढ़ रहे हैं और वैश्विक GDP में 1/3 हिस्सा रखने वाले देशों की अर्थव्यवस्था में हर साल या अगले साल की 2 तिमाहियों में संकुचन आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक बार फिर 2023 के वैश्विक आर्थिक विकास के अनुमान को कम कर दिया है। इतना ही नहीं, IMF ने यह भी कहा है कि वर्तमान स्थिति बनी रहती है तो 2026 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में $4 ट्रिलियन तक की कमी आ सकती है।
और इधर विश्व बैंक ने भारत का विकास दर अनुमान घटा दिया है। पहले ये 7.2 था, जिसे घटाकर 7% कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि उपनिवेश काल के बाद की व्यवस्था बनाए भारत व न्यूजीलैंड। देखिए, भारत और न्यूजीलैंड जैसे देशों पर उपनिवेश काल के बाद की ऐसी व्यवस्था तैयार करने की जिम्मेदारी है जो विश्व के बड़े हिस्से को समृद्ध और स्थायित्व प्रदान कर सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को न्यूजीलैंड की अपनी समकक्ष नानया माहुता के साथ हुई मुलाकात में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और यूक्रेन में जारी संघर्ष के परिणाम पर चर्चा की और भारतीय छात्रों के वीजा का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री के रूप में पहली बार न्यूजीलैंड आए जयशंकर ने गुरुवार को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा ऑर्डन से भी मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों नेता व्यापक कारोबार गठबंधन और लोगों के बीच संपर्क को प्रोत्साहन देने पर सहमत हुए। नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तर कोरिया ने कम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को भी अपने पूर्वी समुद्र की ओर कम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। मिसाइलें दागने के साथ ही उत्तर कोरिया ने लड़ाकू विमान से बमबारी का अभ्यास भी किया। जवाब में दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान की नौसेना ने गुरुवार को संयुक्त रूप से पूर्वी सागर में अभ्यास किया। इससे पहले प्योंगयांग द्वारा परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलें दागे जाने के जवाब में अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के पास अपना एक विमान वाहक युद्धपोत तैनात किया। जापान के ऊपर से गुजरती हुई उत्तर कोरियाई मिसाइल प्रशांत महासागर में गिरी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उत्तर कोरिया की राजधानी से 22 मिनट के अंतराल पर दागी गई मिसाइलें कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में गिरी। तो ये आज का यानी 7 अक्टूबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। अभी ये वीडियो आपको इवनिंग में ही मिल पाएगा, आप थोड़ा सा मैनेज करिए और जैसे ही समय मैनेज होगा वैसे फिर से हम इसे डेली रूटीन पर ले आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।